गुड मॉर्निंग बच्चा लोग, कैसे हैं आप सब। बेटा मैंने प्रीवियस वीडियोस में मेरा क्लास 12 का पूरा समरी दे दिया था। कौन कौन सा चैप्टर्स हैं, कौन सा चैप्टर किसके साथ लिंक है, और कौन सा चैप्टर को समझने के लिए क्या कॉन्सेप्ट हमें आना ज़रूरी है, ये सब मैंने बोल दिया था। अगर आपने नहीं देखा है तो काइंडली उसे जाके चेक कर सकते हैं। तो बेटा हमारा जो पहला यूनिट था दैट इज इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। तो दो जो चैप्टर्स होते हैं, एक चार्जेस एंड फील्ड और एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये दोनों के दोनों चैप्टर में क्या होता है ना, बेसिकली हम उस चीज के बारे में पढ़ेंगे जहां पे चार्ज किस में रहता है, रेस्ट पे रहता है। और यहां पे मैं आपको बोल चुका हूं, अगर आप ये चैप्टर को आगे पढ़ना चाहते हैं तो आपको वेक्टर का नॉलेज आना बहुत जरूरी है। अगर वेक्टर नहीं आया तो समझो चैप्टर खराब हो गया, बर्बाद हो गया। वेक्टर का एडिशन, वेक्टर का डायरेक्शन, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, यूनिट वेक्टर, ये सब का सब पूरा आना चाहिए। रिलेटिव वेक्टर्स हो गया या ऑपोजिट वेक्टर हो गया, ये सब एडिशन में क्या होता है, सेम डायरेक्शन में एक्ट करने से क्या होता है, ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करने से क्या होता है, परपेंडिकुलर होने से क्या होता है, ये सब अच्छे से आप और एक बार चेक कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं इस सफर को। पहला चैप्टर हमारा क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मतलब क्या, ये तो सुनो, मेरा पहले से फंडा है, किताबी चीजों को ऐसे कोई यहाँ पे रट्टा मारने का चीज ही बिल्कुल नहीं है। आप भी याद रख लो, अगर कोई सोच रहा है कि 9th 10th के जैसा आप अगर रट्टा मार के इसको मतलब क्या ओवरकम कर जाओगे, अच्छा रिजल्ट आ जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। आपको ध्यान से चीजों को समझ समझ के पढ़नी पड़ेगी और ज्यादा से ज्यादा फोकस कॉन्सेप्ट पे रखना पड़ेगा। और आप जितना न्यूमेरिकल जितना स्ट्रांग होगे, आपका फिजिक्स का कॉन्सेप्ट भी उतना क्लियर होता जाएगा। तो आप पहले उसके ऊपर फोकस करो, पहले कॉन्सेप्ट फिर न्यूमेरिकल्स, हो गया ना। तो ज्यादा से ज्यादा बेटा मैं किताबी लैंग्वेज को ज्यादा रिप्रेजेंट नहीं करता, अपना ही लैंग्वेज में लिखता हूँ। जैसे चीजें पूरा मैं जो बोल रहा हूँ, जिस तरह से बोल रहा हूँ, वही डेफिनेशन हो गया, वही थ्योरी हो गया, पूरी उसी तरह से रिप्रेजेंट होगा। और क्योंकि मैं ऑनलाइन क्लासेस ले रहा हूँ बेटा, नोट्स तो आपके पास भरा पड़ा होगा। बहुत सारे सीबीएसई के किताब है जहाँ पे नोट्स भरा पड़ा है। और जो ये आता है सब सैंपल्स आता है, आर्यंट का हो गया, उस्वल का हो गया, एमटीजी का हो गया, जीआरपी हो गया, ये सब में प्रॉब्लम दिया है, क्वेश्चन दिया है, सॉल्यूशन दिया है, सब दिया है। मैं वो सब कराने के चक्कर में यहाँ पे नहीं आया। मैं सिर्फ और सिर्फ आया हूँ क्या, बच्चों को कॉन्सेप्ट की तरफ अट्रैक्ट कराने। तो फिजिक्स में कोई भी चैप्टर हो, फिजिक्स में कोई भी चैप्टर हो, अब ध्यान देखना, उसका एक बेस होगा। कहीं ना कहीं से वो कुछ जनरेट हुआ होगा, किसी एक बंदे ने कुछ देखा होगा। फिजिक्स में ना है क्या, स्टडी अबाउट नेचर। नेचर में क्या क्या होता है, किसी ने कुछ देखा होगा, फिर उसके बारे में सोचा होगा कि ऐसे क्यों हो रहा है, फिर उसके रिगार्डिंग उसने जाके एक एक्सपेरिमेंट किया होगा, फिर एक्सपेरिमेंट करने के बाद उसे रिजल्ट पता चल गया होगा, अरे हाँ यार ऐसे हो रहा है, ये तो हो रहा है। फिर वो उसके पीछे खोजने में लग जाता है, ऐसे क्यों हुआ, क्यों हुआ, अगर ये हुआ, ये उसको अट्रैक्ट कर रहा है, कितने से अट्रैक्ट कर रहा है, कितने से रिपेल कर रहा है, ये वो लाइक दैट। तो वैसे ही जब इलेक्ट्रोस्टैटिक का कॉन्सेप्ट आया ना, यहां पे भी जो फंडामेंटल चीज है वो क्या है, जो फंडामेंटल चीज है वो बेटा क्या है ना, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। क्या है बेटा, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। मतलब क्या समझते हैं, हर एक चीज में बेटा मतलब समझने का कोशिश करो। देखो पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में किसी के दिमाग में कोई भी आइडिया नहीं था। अभी हुआ क्या, आप लोग 9th 10th में पढ़े हो, किसी ने वो जो मतलब क्या किसी कपड़े को किसी ग्लास के रॉड के साथ रब किया होगा अपना, हाँ। और जो ज्यादातर कॉमन एग्जांपल क्या है, आप लोग देख रहे हो, जो कोम्ब वगैरह को ऐसे हेयर में क्या करते हैं, जोर से रब करते हैं, फ्रिक्शन होता है, फिर अभी पीस ऑफ पेपर के सामने दिखाते हैं, वो उसे अट्रैक्ट करने लग जाता है। वो सब क्यों होता है, होता है क्या है, अब हम ये समझते हैं। अभी देखिए, कोई अगर एक बॉडी है बेटा, कोई अगर एक बॉडी है और वो कहीं पे पड़ा है, तो हम सोच लेते हैं कि वो न्यूट्रल है। वो बेटा क्या है ना, न्यूट्रल है। बेटा न्यूट्रल माने क्या ना, उसका नेट चार्ज कितना है, 0। बेटा चार्ज को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, क्यू से। उसका नेट चार्ज कितना है, 0। नेट चार्ज 0 मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि उसके अंदर प्रोटॉन्स नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। तो इसका मतलब क्या है ना, जितना अमाउंट का पॉजिटिव चार्ज है बेटा, जितना अमाउंट का पॉजिटिव चार्ज है, एग्जैक्टली उतने अमाउंट का क्या है, नेगेटिव चार्ज है।
जितना अमाउंट का पॉजिटिव चार्ज है एग्जैक्टली उतने अमाउंट का ना नेगेटिव चार्जेस है, तो उसी बॉडी को क्या बोला जाता है ना कि ये न्यूट्रल है। अभी सोचते हैं कि सोच लीजिए यहाँ पे एक कोम्ब पड़ा था, यहाँ पे क्या पड़ा था बेटा, ये एक कोम्ब है और यहाँ पे कुछ टुकड़े पीस ऑफ पेपर पड़े हैं, यहाँ पे क्या पड़े हैं, पीस ऑफ पेपर। अभी क्या होगा, हम क्या करेंगे ना, बिफोर फ्रिक्शन सोच लेते हैं हमने इस कोम्ब को अपने हेयर के साथ रब नहीं किया है, तो क्या होगा ना, आप देखोगे आप जब इन दोनों को कांटेक्ट में लाओगे, आप जब इन दोनों को कांटेक्ट में लाओगे बेटा, आप कोई भी अट्रैक्शन नहीं देखोगे, नो अट्रैक्शन, अब कोई भी अट्रैक्शन देखने को आपको नहीं मिलेगा। लेकिन अब आप क्या करो, फर्स्ट स्टेप में ये किए, आपने देखा अट्रैक्शन नहीं हो रहा, अभी सेकंड स्टेप में आप क्या करोगे, रॉब दिस कोम्ब विथ हेयर। अभी क्या करो ना, इसी कोम्ब को लेके अपने बालों के साथ क्या करो ना, ऐसे जोर से रब करो, फ्रिक्शन करो। जैसे ही फ्रिक्शन करोगे फिर आप देखोगे, और फ्रिक्शन करने के बाद बेटा इस कोम्ब को आप जब पीस ऑफ पेपर के पास ले लोगे, पीस ऑफ पेपर के पास ले लोगे तो ये चटचट हो गया। आप थोड़ा देखना कि जो पीस ऑफ पेपर है ये कोम्ब के साथ लग जाएंगे। तो अभी क्या हुआ ना, जब हमने कुछ किया नहीं था, हमने फ्रिक्शन किया नहीं था, ये जो कोम्ब है ये वो इसका इसके साथ कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा, कोई फीलिंग्स ही नहीं है इसके लिए। बस जैसे ही हमने क्या किया ना, सिर्फ और सिर्फ उस कोम्ब को क्या किया ना, अपने हेयर के साथ ऐसे फ्रिक्शन कर दिया, ऐसे क्या बदल गया उसके अंदर, जो इसका पूरा इसके तरफ फीलिंग्स आ गया और ये उसको क्या करने लगा, अट्रैक्ट करने लगा। ये क्या करेगा ना, अट्रैक्ट करने लगेगा आफ्टर फ्रिक्शन। आफ्टर फ्रिक्शन इट विल अट्रैक्ट द पीस ऑफ पेपर्स। कुछ समझ में आ रही है कहानी? क्या हुआ, अभी दोनों के दोनों न्यूट्रल थे, किसी का कुछ लेन देन नहीं, ये अपने जगह पे था, वो अपने जगह पे था, दोनों के बीच में कोई फीलिंग्स का लेन देन नहीं। अभी हमने क्या किया, फिर क्या हुआ, ऐसे क्या कुछ बदल गया, सडनली इसका इसके तरफ फीलिंग्स आ गया, ये क्या करने लगा, उसे अट्रैक्ट करने लगा। ऐसे फिर आप 4-5 एग्जाम्पल तो क्लास 9th में पढ़े ही होंगे। अब हमें क्या पढ़ना है, इसके पीछे का कॉज क्या है, इसके पीछे का कॉज क्या है, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है, चलिए देखते हैं इसके पीछे का कॉज क्या है। चलो देखते हैं, जो अट्रैक्शन हो रहा है, या कहीं कहीं आप देखोगे, इतना खास एग्जाम्पल तो मेरे को याद नहीं आ रहा, कहीं कहीं पे रिपल्शन होगा, तो आप वहां से क्या हमें पता चलेगा कि कॉज क्या है, फ्रिक्शन है। अभी सोचो कि फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी का कॉज क्या है। अभी वो तो पहले अट्रैक्शन हो नहीं रहा था, अभी क्यों हुआ, आपके हिसाब से आप क्या करो ना, कोई एक एग्जाम्पल ले लो, कोई एक एग्जाम्पल ले लो, सोच लेते हैं। मेरे पास बेटा मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, ये सोडियम है बेटा, क्या है, सोडियम। बेटा सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है ना, 11। हाँ मैं समझ गया सर, 11 का बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता है आपको, हाँ बिल्कुल। तो आप बोलो इसका वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितना होगा ना सर, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 1 है, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 है। और जो इनर्ट स्टेट में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 10 इलेक्ट्रॉन्स। मतलब क्या हो जाएगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 1s2 2s2 2p6 3s1। और ये क्या हो गया ना बेटा, ये तो इनर्ट स्टेट हो गया, ये क्या हो गया, इनर्ट स्टेट हो गया। तो एक सोडियम एटम 1Na atom can provide only one free electron। हो गया ना, एक सोडियम एटम क्या कर सकता है ना, ज्यादा से ज्यादा अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ही डोनेट कर सकता है, किसके लिए, ताकि वो चार्ज कंडक्ट कर सके। एग्जैक्टली। तो होता क्या है ना, सोच लेते हैं ये सोडियम है, ये बेटा क्या है, सोडियम है, इसके अराउंड में डिफरेंट ऑर्बिट्स हैं। सोच लेते हैं, पहले में 2 चले गए, फिर दूसरे में 2 चले गए, फिर तीसरे में 6 चले गए, फिर आखिर में कितना रहा ना सर, 1। आखिर में कितना रहा, पहले में 2, और बेटा इन दोनों को मिला के मर्ज कर दो, इन दोनों को मिला के मर्ज कर दो, ये 6 2 कितने हो गए, 8। और सर आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना रहा, 1। तो यही जो इलेक्ट्रॉन है ये इसका क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन है, या फिर हम क्या बोल सकते हैं ना, ये इसका क्या बन जाएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन।
इसका मतलब क्या है बेटा, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये भी इसके न्यूक्लियस के साथ कुछ एनर्जी से बंधा है, ये भी बंधा है ऑब्वियसली, ये भी बंधा है, लेकिन ये क्या है, ये स्टेबल स्टेट है, इनर्ट स्टेट है। ये चार्ज कंडक्ट करने के लिए अपने इन इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट नहीं कर सकता। इसको क्या बोला जाता है ना, बाउंड इलेक्ट्रॉन्स। क्या बोला जाता है बेटा, बाउंड इलेक्ट्रॉन्स। चार्ज कंडक्ट करने के लिए कोई भी मेटल, कोई भी एटॉम अपने बाउंड इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट नहीं कर सकता। तो किसको करेगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को करेगा। अभी आप बोलोगे क्या इसका जो मैग्नीशियम क्या वही नहीं, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना है 12, तो 10 में तो इनर्ट स्टेट आ गया, ये कितना इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स को। सर एल्यूमिनियम का कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 13, तो 10 में तो इनर्ट स्टेट आ गया, तो ये ज्यादा से ज्यादा कितना इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर सकता है, 3 इलेक्ट्रॉन्स। समझ में आ गया, आया कि नहीं आया। तो होता क्या है, ये जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन है, या फिर मैं जिसको क्या बोलता हूं ना, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, मैं जिसको क्या बोलता हूं वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, ये कुछ ना कुछ एनर्जी से, ये कुछ ना कुछ एनर्जी से इसके न्यूक्लियस के साथ बंधा होके रहता है। अभी फ्री होगा माने क्या, फ्री होगा माने, फ्री मींस इलेक्ट्रॉन completely get out from the atom so that it will become, so that the atom will become ion। अभी क्या हो जाएगा ना, फ्री होने का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट से पूरा निकल जाएगा। निकल जाएगा माने क्या, यहाँ इलेक्ट्रॉन का एक डेफिशिएंसी हो गया, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद ये एक आयन हो जाएगा, और जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है वो पॉजिटिव आयन हो जाता है, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है वो नेगेटिव आयन हो जाता है। तो यहाँ पे ये जो सोडियम स्टेबल होके था, जिसका एटॉमिक नंबर कितना था 11, अब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने के बाद ये क्या बन जाएगा ना, दैट इज Na+ आयन। क्या बन जाएगा, अच्छा अभी सोचो कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये कुछ ना कुछ एनर्जी से बंधा है। यहाँ पे मैग्नीशियम के 2 इलेक्ट्रॉन से, एल्यूमिनियम के 3 इलेक्ट्रॉन से। बेटा क्या इस इलेक्ट्रॉन को यहां से हटाने के लिए हमें जितना एनर्जी देना पड़ता है, क्या मैग्नीशियम को उतना देना पड़ता है, हो सकता है नहीं हो सकता है, एल्यूमिनियम को हो सकता है नहीं हो सकता है। तो बेटा हर एक का क्या होता है ना, जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको रिमूव कराने के लिए हमें बाहर से एक्सटर्नल एनर्जी देना पड़ता है। तो यहां पे ये जो फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी में क्या हो रहा है ना, ये जो एनर्जी यहां पे अब्सॉर्ब कर रहा है, वो जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन और जो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है, वो जो एनर्जी अब्सॉर्ब कर रहा है वो कहां से कर रहा है ना, एनर्जी अब्सॉर्ब्ड ड्यू टू फ्रिक्शन। बेटा फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है ना सर, फ्रिक्शन की वजह से हीट जनरेट होता है, और हीट कुछ भी नहीं है, दैट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट कुछ भी नहीं है, दैट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो हुआ क्या, जो भी मेटल या फिर जो भी एटॉम का बना होगा क्या, वो कोम जैसे ही हमने उसको रब किया तो उसने क्या किया, फ्रिक्शन हुआ, फ्रिक्शन से हीट जनरेट हुआ। हीट अगर सफिशिएंट हो रहा है उसके वैलेंसी इलेक्ट्रॉन को उसके अंदर से निकाल के पूरा उस एटॉम को क्या बनाने के लिए, आयन बनाने के लिए, तो वो क्या हो जाएगा ना, उसके अंदर वो एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया। इलेक्ट्रॉन का डोनेट करने के बाद उसमें कैसा चार्ज डेवलप हो जाता है ना, पॉजिटिव चार्ज। अगर सामने वाले का देखता है नेगेटिव चार्ज है, वो उसे अट्रैक्ट करता है, अगर ऑपोजिट चार्ज होता है तो अट्रैक्ट करेगा, सेम चार्ज होने से वो क्या करेगा ना, रिपेल करेगा। क्या करेगा, रिपेल करेगा। और हमें यह मालूम चल गया कि सोडियम का आउटर मोस्ट या फिर वैलेंसी इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए जितना एनर्जी चाहिए, मैग्नीशियम के लिए उतना नहीं चाहिए, एल्यूमिनियम के लिए उतना नहीं चाहिए, लेकिन मिनिमम कुछ ना कुछ एनर्जी चाहिए इस इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए। अगर हम जो बाहर से एनर्जी दे रहे हैं वो इससे कम होगा तो इलेक्ट्रॉन नहीं हटेगा। तो हर एक एटॉम जो हो गया, हर एक मेटल जो हो गया, वो कुछ ना कुछ मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड करता है उसके एक आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को क्या कराने के लिए, फ्री कराने के लिए। तो बेटा उसी एनर्जी को क्या बोला जाता है ना, वर्क फंक्शन। क्या बोला जाता है, वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन माने क्या ना, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय एन एटॉम in order to escape one electron from its outermost orbit, from its
आउटर मोस्ट ऑर्बिट और वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो क्या लिखेंगे, अगर उसका डेफिनेशन लिखने के बाद जगह आएगा तो हम क्या लिखेंगे ना, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी required by an atom in order to free its valence electron is called as its work function. Important. क्या हो गया ना, जो मिनिमम अमाउंट का एनर्जी रिक्वायर्ड करता है एक इलेक्ट्रॉन को क्या कराने के लिए, फ्री कराने के लिए, तो उसको उसका क्या बोला जाता है, वर्क फंक्शन। तो यहाँ पे जो वर्क फंक्शन हमने क्या पढ़ा, सबके लिए अलग अलग है। सोडियम के लिए जो होगा, पोटेशियम के लिए अलग होगा, क्लोरीन के लिए अलग होगा। और ये जो वर्क फंक्शन का कॉन्सेप्ट हम डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन और इससे बेहतर तरीके से पढ़ेंगे। इसका मतलब आप समझ लो, हम यहाँ पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ेंगे, जहाँ पे एक बॉडी चार्ज गेन करता है, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, मतलब हमें क्या क्या हुआ है ना, बाहर से कुछ ना कुछ एनर्जी दिया गया है। वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो सकता है, फ्रिक्शन हो सकता है, हीट हो सकता है, टेम्परेचर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो उसने क्या हुआ है ना, उसने अपने अंदर का इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर दिया है। मतलब उसके जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स थे, उन्होंने वो एनर्जी ऑब्जर्व करके फ्री हो गए हैं। और जिस एटम से इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर चला जाता है वो बन जाता है पॉजिटिव आयन। और जिसमें इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंसी होता है, जैसे क्लोरीन, जैसे क्या हो गया क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है, 17। अभी कितना हो जाने से वो स्टेबल हो जाएगा ना सर, 18 हो जाने से स्टेबल हो जाएगा। तो 18 होने के लिए ये क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। बेटा क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, तो ये भी स्टेबल में हो जाएगा, ये स्टेबल स्टेट में आ जाएगा। यही बात है बस। तो जो डोनेट करता है उसका चार्ज क्या बन जाता है, पॉजिटिव, और जो एक्सेप्ट करता है उसका चार्ज क्या बन जाता है, नेगेटिव। पहले आप इसको एक रफली लिख लो, ये चीजों को अगर समझना है समझ लो, नहीं तो कोई इतनी बड़ी वाली बात नहीं है। लेकिन ये डेफिनेशन आप लिख लो, ये डेफिनेशन आप एक बार पॉज करके इस डेफिनेशन को लिख लो। चल फिर अभी पढ़ते हैं किसके बारे में, उसके बाद आएगा चार्ज। चार्ज होता क्या है, अच्छे से समझ बेटा, चार्ज क्या होता है सुन। अच्छा अभी सोच, कोई एक बॉडी है, तेरे को 10 चीज दिया गया, एक ट्यूबलाइट दिया गया, एक फैन दिया गया, एक क्या दिया गया, एक लकड़ी दिया गया, कुछ भी दिया गया। तो उनमें से डिसाइड कर सकता है कि हाँ सर ये तो कंडक्टर है, ये तो इंसुलेटर है, या ये है, इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। मतलब क्या, ये सब उसका एक एक प्रॉपर्टी होते हैं। एग्जैक्टली एक प्रॉपर्टी उन सब में कॉमन होगा, वो होगा मास। चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो गैस हो, चाहे वो सॉलिड हो, उसका कुछ मास होगा ही होगा। तो उसको हम क्या बोलते हैं ना, उसको बोलते हैं इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। एग्जैक्टली अगर कोई एक बॉडी है तो उसका एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी क्या है, चार्ज। माने इधर उसका चार्ज पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, लेकिन कुछ ना कुछ चार्ज उसमें होगा ही होगा। तो उसी को इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी मतलब क्या ना, मतलब जिस प्रॉपर्टी को उसके अंदर से मतलब रिमूव नहीं किया जा सकता, उसको क्या बोला जाए, उसका इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। तो चार्ज क्या है ना, इट इज ऑन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी। हो गया ना बेटा, ये क्या होता है, चार्ज बॉडी का एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है। तो अगर कोई बोलेगा कि सर मिनिमम चार्ज क्या होता है, सबसे मिनिमम चार्ज क्या होता है ना, कोई एक बॉडी का बेटा मिनिमम चार्ज जो होता है, मिनिमम चार्ज दैट इज चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। इसको मैं इससे लिख देता हूं, चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तेरे को ये याद रखना है, हो गया ना, इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं, ये कांस्टेंट है, इसके वैल्यू को तेरे को याद रखना है। तो चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा बेटा, चार्ज को हम सिंबलाइज करते हैं किसमें,
क्यू में, तो चार्ज हो जाएगा बेटा उसका -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो तू बोलेगा कि सर अगर इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना है और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों मिलकर बॉडी को क्या बनाते हैं, न्यूट्रल बनाते हैं, तो प्रोटॉन का चार्ज क्या इतना होगा, बिल्कुल इतना होगा, लेकिन उसका चार्ज का नेचर क्या हो जाएगा, ऑपोजिट। तो हम बोलेंगे कि सर चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और सर चार्ज ऑफ प्रोटॉन कितना हो जाएगा ना सर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये सब तेरे को याद रखना है। अभी बॉडी का एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी हो गया चार्ज, वैसे और क्या प्रॉपर्टी है, मास। तो हम बोलेंगे कि सर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा बेटा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है 9.1 इंटू 10⁻31 केजी, 9.1 इंटू 10⁻31 केजी। तो यहीं पे कोई बोलेगा कि सर मास ऑफ प्रोटॉन कितना है, बेटा ये कांस्टेंट चीजें हैं, तेरे को याद रखनी है, इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। हर एक चीज का कुछ कॉन्सेप्ट होगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है। कुछ कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते के टाइम तेरे को एक ट्रिक याद रखना ही रखना है। अगर तू नहीं रखेगा तो तू ये नहीं पूछ सकता कि ऐसे क्यों हुआ वैसे क्यों होगा, तेरे को वो चीज याद रखना ही है। और तू नहीं रखेगा तो तू पीछे जाएगा, बाकी सारे आगे चले जाएंगे उसको याद रख के। तो वो है फिजिक्स में कॉन्सेप्चुअल चीजें अगर 90% है तो 10% कुछ चीजें होंगी जिसको हमें याद रखना पड़ेगा। मास ऑफ प्रोटॉन कितना हो जाएगा ना, दैट इज 1.67 इंटू 10⁻⁻27 केजी। अच्छा, अगर हम एटॉम के बारे में सोचेंगे, ये क्या है ना बेटा, एटॉम। बेटा एटॉम के अंदर एक न्यूक्लियस रहता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन भी रहता है, न्यूट्रॉन भी रहता है, और बाहर क्या घूमता रहता है ना, बाहर इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है। अभी देखते हैं, हमने तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में बोल दिया, अभी न्यूट्रॉन को क्यों ही छोड़े। तो हम बोलेंगे कि चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन, बेटा न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है तो उसका चार्ज कितना हो गया, 0, कितना हो गया। और अगर हम बोलेंगे कि मास ऑफ न्यूट्रॉन, क्या बोलेंगे, मास ऑफ न्यूट्रॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन, जो मास ऑफ न्यूट्रॉन है वो लगभग बराबर है मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन। याद रखना है बेटा, मास ऑफ प्रोटॉन जो होगा मास ऑफ न्यूट्रॉन लगभग उतना होगा, बल्कि उससे थोड़ा ज्यादा होगा, उससे थोड़ा ज्यादा होगा, लेकिन चार्ज उसका क्या होता है, 0। 3 चीज याद रखना है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन, मास ऑफ मास ऑफ न्यूट्रॉन, चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन। तो ये बन गए। और एक एटॉम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कैसे होता है ना, अगर उसके न्यूक्लियस के अंदर जितने प्रोटॉन हो एग्जैक्टली उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहां पे होंगे, बाहर होंगे, तो वो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाएगा। अभी तो बोलेगा कि सर सोडियम आयन कैसे हुआ, हम बोलेंगे कि सोडियम के न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन्स थे, 11 प्रोटॉन्स थे। इसका मतलब क्या, जब वो स्टेबल था तो उसके आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन में कितने, आउटरमोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन घूम रहे होंगे, 11। तो हमने क्या किया ना, उसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन को बाहर से एनर्जी देके रिमूव कर दिया। अभी इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज रह गया कितना, 11 प्रोटॉन का, लेकिन बाहर स्टेबल स्टेट जो है वो 10 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन का क्या हो गया बेटा, डेफिशिएंसी हो गया। तो इसने क्या किया ना, पॉजिटिव चार्ज गेन कर दिया। ऐसे ही करके सारा खेल इसके अंदर होता रहता है। तो एक काम कर, हाँ यहाँ पे ये जो चार्ज है बेटा, इसका एसआई यूनिट क्या है बेटा, इसका एसआई यूनिट है सी कूलम्ब। सिंबल कैसे यूज किया जाता है बेटा, सी। और डायमेंशन कोई बड़ी बात नहीं है, डायमेंशन क्या है ना बेटा, क्यू का डायमेंशन। तुझे पता है करंट क्या है ना, चार्ज बटे टाइम। करंट क्या है, चार्ज बटे टाइम। तो चार्ज क्या हो जाएगा ना, करंट इंटू टाइम। करंट इंटू टाइम माने चार्ज क्या हो जाएगा, करंट इंटू टाइम। तो उसका डायमेंशन अगर निकाल लेंगे तो चार्ज का डायमेंशन बन जाएगा करंट का बेटा एम्पियर A1 बेटा समय का T1, खत्म। ये हो गया चार्ज, जो कि बॉडी का एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है। और ज्यादा कुछ नहीं, यही चीज तेरे को याद रखनी है।
फिर देखते हैं आगे क्या होता है। टाइप्स ऑफ चार्जेस के बारे में आगे में देखते हैं, अभी तो इसको पॉज करके लिख ले। ठीक है बेटा, अब देख टाइप्स ऑफ चार्ज कितने तरह के, देखिए बेसिक बेसिक चीजें हैं, ये कुछ तेरे को बोलने की तो ऐसे कुछ खास जरूरत नहीं है, लेकिन क्योंकि मैं एक सिलेबस को थॉरोली मतलब क्या फॉलो कर रहा हूँ, तो ये मेरा मतलब ड्यूटी है मैं तुझे हर एक चीज बोल दूं। बेटा टाइप्स ऑफ चार्जेस तेरे को पता है, दो चार्जेस दो तरह के होते हैं, क्या ना बेटा, एक पॉजिटिव चार्ज होता है और बेटा दूसरा क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक क्या होता है ना, नेगेटिव चार्ज। तो बोलेगा सर कि कौन सा चार्ज, कौन सा बॉडी पॉजिटिव चार्ज गेन किया है, कैसे पता करेंगे, अगर क्या करेंगे, इफ ए बॉडी डोनेट्स इलेक्ट्रॉन, अगर कोई एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर चला गया है तो इट विल पॉजेस पॉजिटिव चार्ज। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, अगर Na प्लस, सोडियम प्लस, Mg प्लस प्लस हो गया ना, मतलब क्या, यहां पे चार्ज कितना हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा बेटा +1e। वहां पे मैग्नीशियम का चार्ज कितना हो जाएगा, इसने कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया है, 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर दिए हैं। डोनेट करने के बाद इसने कैसा चार्ज गेन किया है, पॉजिटिव चार्ज गेन किया है, तो बेटा इसका चार्ज कितना हो जाएगा, +2e। वैसे ही कोई बॉडी अगर क्या होता है ना, नेगेटिव चार्ज, मतलब क्या उसमें नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ है, उसको कैसे करेंगे ना, इफ ए बॉडी accepts electron, it will gain negative charge। अगर वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन, मतलब किसी का इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने का कैपेबिलिटी है, इनर्ट स्टेट अटेंड करने के लिए क्या होगा, एक्सेप्ट करने का कैपेबिलिटी है, तो हम उसके क्या बोलेंगे, तो वो क्या हुआ ना, वो नेगेटिव चार्ज गेन किया है। जैसे कि फॉर एग्जांपल दे देंगे क्या ना बेटा, Cl माइनस, एक बस एक ही देख, इसका मतलब क्या ना, इसका चार्ज कितना हो जाएगा ना, दैट इज इक्वल्स टू -1। मतलब क्या, मतलब न्यूट्रल होने के लिए इसे कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, एक इलेक्ट्रॉन। मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा माने ये न्यूट्रल हो जाएगा, समझ में आ गया। इसे न्यूट्रल होने के लिए या फिर इनर्ट स्टेट में आने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की। तो ये क्या करेगा ना, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करके न्यूट्रल स्टेट में आ जाएगा, ये क्या करेगा ना, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके आ जाएगा। जैसे कि एक एग्जांपल हम बेटा ले लेते हैं, एक सॉल्ट का एग्जांपल ले लेते हैं, क्या ना, दैट इज NaCl। क्या होगा, NaCl। बेटा ये देख, ये एक सॉल्ट है, ये इलेक्ट्रिकली क्या है, न्यूट्रल है, सबको पता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इन दोनों के बीच का जो बॉन्डिंग बना है बेटा, इसने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है, इसने एक इलेक्ट्रॉन, उसी इलेक्ट्रॉन को क्या किया, एक्सेप्ट किया है, तो ये दोनों मिलके इलेक्ट्रिकली क्या बन जाते हैं, न्यूट्रल बन जाते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देख Na प्लस का चार्ज कितना है, +1, इसका चार्ज कितना है, -1, तो नेट चार्ज कितना हो गया, 0। अगर कोई बॉडी का चार्ज कितना है, 0 है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, दैट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। और मैं बार बार बोल रहा हूं, अगर किसी बॉडी का चार्ज 0 है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि उसके अंदर प्रोटॉन्स नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। इसका मतलब क्या, उसके अंदर जितने पॉजिटिव चार्जेस हैं एग्जैक्टली उतने अमाउंट के क्या है, नेगेटिव चार्जेस। और बेटा बचपन से तुम सीखते आ रहे हो क्या ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या ना, टू सेम चार्ज repels each other and two opposite charge attracts each other। ठीक है, ये हो गया क्या बेटा, टाइप्स ऑफ चार्जेस। इसमें तो इजी चीजें हैं, इतना कुछ मतलब क्या समझने की जरूरत नहीं है, फिर भी तू एक बार इसे पॉज करके लिख ले। क्या तूने इसको लिख लिया, ठीक है। तो अभी आज की क्लास में हमने इंट्रोडक्शन देख लिया, फिर क्या देख लिया हमने, वो देख लिया कॉज ऑफ फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, फिर कैसे क्या होता है, वर्क फंक्शन क्या होता है उसके बारे में हमने देख लिया, चार्ज क्या है, चार्ज बॉडी का इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है,
एक बॉडी का मिनिमम चार्ज कितना हो सकता है उसके बारे में हमने देख लिया, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूटन के बारे में भी हमने चर्चा किया। फिर हमने देखा टाइप्स ऑफ चार्जेस। तुझे पता है पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। अगर कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है तो वो पॉजिटिव चार्ज गेन करता है, अगर कोई एक्सेप्ट करता है तो वो नेगेटिव चार्ज गेन करता है। हो गया ना। और इनका नेचर क्या है ना, तो सेम चार्जेस क्या करेंगे, आपस में रिपेल करेंगे, ऑपोजिट चार्जेस आपस में क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, हम फर्स्ट पार्ट में इतना रहने देते हैं। फिर नेक्स्ट पार्ट में हम कहां से शुरू करेंगे ना, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। हो गया ना। तो तू हेडिंग दे दे नेक्स्ट क्लास के लिए प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, क्योंकि प्रॉपर्टीज ऑफ में तीन तरह के होते हैं। क्या ना, एक कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, दूसरा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, तीसरा एडिटिविटी प्रॉपर्टी, ऐसे कुछ बहुत कुछ है, वो भी थोड़ा टाइम टेकिंग है। तो इसको हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तब तक के लिए अगर तुझे कहानी समझ में आ रही हो, चीजें समझ में आ रही हो, तो वीडियो को लाइक करे, सब्सक्राइब करे, नेक्स्ट पार्ट के लिए मुझे फॉलो करे।